ऑल राइट, ठीक हो गया। All right, class, let's start with our work. I welcome you all to Xavier Educational Services platform. Or before starting, let me introduce myself. I am Dr. Ikra Shahid, PhD English, and I have been in teaching for last 6 to 7 years. And at Xavier, I have been conducting my sessions of English, articles, reading, and paper evaluation and analysis and all these things. सो आज का बेटे जो हमारा सेशन है, इट इज अ काइंड ऑफ ओरिएंटेशन फॉर न्यूज़पेपर आर्टिकल रीडिंग। अच्छा, अब सबसे पहले अपनी डिस्कशन स्टार्ट हम करने से पहले थोड़ी सी चीजें हैं, कुछ बेसिक जो मैं आपको बताती चलूं। बेटा, व्हेन यू आर लाइक यू आर ग्रोन पीपल, एवरीबॉडी इज देयर, ठीक है। आप लोग सबकी जो है वो अच्छी डिग्रीज हैं, अच्छे बैकग्राउंड से आप लोग आए हैं, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल आर हियर विद सम काइंड ऑफ एंड गोल्स। आप लोगों के कुछ इरादे हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं कि हमने जिंदगी में ये करना है। मोस्ट ऑफ यू माइट बी द एस्पायरेंट्स ऑफ कम्पिटिटिव एग्जाम्स, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने आने वाला जो है वो सीएसएस का एग्जाम देना है, बीएमएस का देना है, या आपने अपने प्रोविंसेस का कोई भी पब्लिक सर्विस का एग्जाम देना है, ठीक हो गया। एंड मोस्ट ऑफ यू मे बी जॉबियंस हो आप में से, बिकॉज ये जो एक प्लेटफॉर्म बुक क्लब का हमने बनाया है सर वकास साहब के सुपरविजन में, इट्स अ काइंड ऑफ, यू कैन से इट्स अ ब्लेसिंग फॉर ऑल दोज पीपल हु आर अ पार्ट ऑफ इट, बिकॉज ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको एक बड़ी ही एक्सटेंसिव डिस्कशन मिलेगी। आप एक्सप्लोर करोगे न्यू आइडियाज को, नॉलेज को, इसके डिफरेंट डोमेन्स को, और जितना हम विद डिस्कशन चीजें गेन करते हैं उतना किसी और तरीके से नहीं होती, ठीक है। इसी में हमने जो है वो एक आर्टिकल रीडिंग को इंट्रोड्यूस करवाया ताकि आप लोगों को हम थोड़ा सा और बेनिफिट कर सके। तो बेसिकली जो हमारा ये सेशन है, इसका पर्पस क्या होगा कि टुडे आई विल बी टेलिंग यू अबाउट सम बेसिक थिंग जो कि आप अपने न्यूज़पेपर रीडिंग से रिलेटेड आपके बेनिफिशियल साबित हो सकती हैं, ठीक है। और किस तरह से व्हाट इज एक्चुअली अ न्यूज़पेपर, और हम किस तरह से इससे जो है वो मैक्सिमम बेनिफिट निकाल सकते हैं। तो बेटा, ये मैं आपको बताती चलूं कि इन आवर कम्पिटिटिव एग्जाम्स, ठीक है, जो भी हमारे एग्जाम होते हैं, जो भी हमने बड़े बड़े जॉब्स के लिए एग्जाम्स देने होते हैं आफ्टर डिग्रीज, ठीक है, उसमें जो हमारी न्यूज़पेपर रीडिंग है ना, उसका बहुत बड़ा रोल है। वो क्यों रोल है? बिकॉज जितने भी हमारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स है ना, इसका एक सर्कल है, ठीक है। उस सर्कल में आप कह सकते हो कि मेन जो पार्ट है, ये 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। हम इस तरह से इसको जो है वो ज्वाइन करते हैं, 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। इसमें एक पार्ट जो है वो हमें कहता है कि ये हमारा स्किल है, ठीक है। जितना हम किसी चीज का स्किल सीखेंगे, ठीक हो गया, जितना हम किसी चीज का तरीका सीखेंगे, रूल्स एंड रेगुलेशन सीखेंगे अपने कंपेटिटिव एग्जाम्स में, सीएसएस, पीएमएस वगैरह में, ठीक है, उतना ही हमें फायदा होगा। वो क्यों होगा? बिकॉज हमारे पास सीएसएस, जितने भी हमारे कंपेटिटिव एग्जाम्स हैं, हमें नहीं पता कि हमें वो दुनिया के किसी कॉर्नर से उठा के कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो जब हमें उसका बेसिक स्किल पता होगा, हमें उसका वे पता होगा, रूल्स एंड रेगुलेशंस का पता होगा, तो हम उसको ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ठीक हो गया। एक स्किल का बहुत बड़ा रोल होता है हमारी प्रिपरेशन में। हमारा जो नॉलेज होता है उसका बहुत बड़ा रोल है, लेकिन मैं वो जो नॉलेज है उसको यहाँ पर लेकर जाऊँ, ठीक है। यहाँ पर नॉलेज, आपका नॉलेज बहुत ज्यादा मैटर करेगा। नॉलेज के लिए हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज होते हैं। हमारे पास सोर्सेज क्या होते हैं नॉलेज के? स्टार्टिंग फ्रॉम आवर डे टू डे ऑब्जर्वेशन। हम उठे हैं सोकर, तो वहां से हमारी जो नॉलेज गेनिंग है ना, वो स्टार्ट हो जाती है। हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं, वट एवर इज हैपनिंग, ऑल द सर्कमस्टांसेस, जो कुछ भी हमारे इर्द गिर्द हो रहा है, वहां से हमारी बात स्टार्ट होती है। नॉलेज को गेन करने का जो एक आप कह सकते हो कि वो प्रोसेस स्टार्ट होता है। फिर हम चलते हैं, हम बुक्स वगैरह पढ़ते हैं, इधर उधर अपने जो है रेलिवेंट जो हमारी डिग्री से रिलेटेड चीजें वो करते हैं, या हम जॉब्स की प्लेस पे जाते हैं, लोगों से इंटरेक्शन करते हैं, चीजों को सीखते हैं, ठीक है। तो वो सारा हमारा नॉलेज होता है। एंड इफ वी आर प्रिपेयरिंग सम काइंड ऑफ एग्जाम्स, तो वो जो सिलेबस हम करते हैं वो हमारा नॉलेज गेनिंग होती है, ठीक है, बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तीसरी चीज हमारी होती है चीजों को एनालाइज करने का तरीका, ठीक है, एनालिसिस एंड प्रैक्टिस, ठीक है। अब ये जो मैंने इतना बड़ा पार्ट रखा एनालिसिस और प्रैक्टिस का, इसका क्या रोल है? एनालिसिस होता है कि आपके इर्द गिर्द जो हुआ, आपने जो पढ़ा, आपने इससे परसीव क्या किया, ठीक है, और वो जो आपकी परसेप्शन है वो किस तरह से आपको हेल्प आउट करेगी कि आप उसको प्रेजेंट कर सको अपने एग्जाम्स में किसी दूसरे बंदे के सामने। मैंने यहाँ पर एनालिसिस के साथ कहा प्रैक्टिस, कि उस एनालिसिस को बार बार रिपीट करना,
कि फलानी चीज के बारे में मेरा ये आइडिया है, इस चीज के बारे में मेरा ये आइडिया, उस चीज की अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस। ये तीन चीजें हैं जो कि आपकी प्रिपरेशन में, किसी भी कंपेटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन में, या आप कह लो कि इन योर लाइफ अगर आपने अच्छे तरीके से चलना है, सर्वाइव करना है, तो इन तीन चीजों को हमें साथ लेकर चलना है। अब यहाँ पे आज हमारा जो न्यूज़पेपर आर्टिकल रीडिंग का काम है, इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू आवर एनालिसिस। हमारे सीएसएस पीएमएस सारे कंपेटिटिव एग्जाम्स में एनालिसिस का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, आपको अगर कोई एग्जाम आ गया है आपके सामने, ठीक है, तो उसमें ये नहीं पूछा जाएगा व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी, बल्कि उसमें आपसे ये पूछा जाता है कि हाउ डू यू एनालाइज द प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान या प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ डेमोक्रेसी ग्लोबली इन द वर्ल्ड एटसेट्रा। वो हमारे से एनालिसिस मांगे कि व्हाट डू यू थिंक। अब वो जो हमने अपनी सोच को, अपनी परसेप्शन को प्रेजेंट करना है, वो हमें कहाँ से आएगा, उससे उसका सबसे बड़ा सोर्स है न्यूज़पेपर रीडिंग। ठीक है, यहाँ से हमारे पास एक बहुत बड़ी चीज आ गई कि जो न्यूज़पेपर रीडिंग है ये हमें किस तरह हेल्प आउट करती है। बेटा जो न्यूज़पेपर रीडिंग है, इफ वी लुक एट आवर न्यूज़पेपर, तो हमारे पास डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर आता है, आप सबका इंटरेक्शन होता होगा, मोस्टली लोगों ने अपने घरों में लगवाए होंगे, मोस्टली लोगों ने जहां पर आप ऑफिस वगैरह में कहीं पर कोई जॉब करते हैं या आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं, कोई डिग्री कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे बेटा आप लोगों ने देखे होंगे न्यूज़पेपर्स। ठीक है, हम जब न्यूज़पेपर्स देखते हैं तो हम देखते हैं कि वो कहाँ से स्टार्ट होता है। हमारा स्टार्ट में एक नेशनल न्यूज है, ठीक है ना, सबसे पहला जो होता है हमारा पेज, दैट इज अबाउट द न्यूज, जो कि हमारे नेशनल लेवल पे है। फिर उसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं तो बीच में ही हमारी जो है वो चीजें आ जाती हैं, स्पोर्ट्स के कंपोनेंट्स होते हैं, फिर इसके अलावा हमारे इंटरनेशनल न्यूज होते हैं, फिर एक पेज पे उन्होंने कॉमिक्स वगैरह दिए होते हैं एंड ऑल दैट। ठीक है, तो न्यूज़पेपर हम कह लें कि एक हमारे पास बना बनाया सोर्स है, फुल ऑफ नॉलेज। ठीक है, एक ऐसी चीज है जो डेली बेसिस पे आ रही है, और अगर हम इसको प्रॉपरली, मैं ये नहीं कहती कि हमने 5-5 घंटे बैठ के न्यूज़पेपर को पढ़ना है, सिर्फ 2 घंटे मैक्सिमम, वो भी स्टार्ट में मैं कह रही हूँ। ठीक है, बाद में आपको शायद घंटा भी ना लगे, ठीक हो गया। 2 आवर्स अगर आप उस न्यूज़पेपर को दे दोगे ना, तो आपने उस इतनी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी को टोटली अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया। क्योंकि जो न्यूज़पेपर है दैट इज द रिच सोर्स ऑफ नॉलेज, दैट इज द रिच सोर्स ऑफ वोकैबुलरी एंड एनालिसिस बिल्डिंग। तो यहां से हमें ये पता चला कि हमने जो आर्टिकल रीडिंग अब सीखनी है अपने न्यूज़पेपर की, उसके हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, और वो ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, हमने जब इन आर्टिकल्स को रीड करना है तो उसमें हमने सबसे पहले अपनी वोकैबुलरी बिल्डिंग करनी है। ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आप अपनी जिंदगियों में। मैं ये नहीं कहती कि सीएसएस और पीएमएस के लिए करो और बहुत हाई फाई वोकैबुलरी रखो, आपको बड़े अच्छे अच्छे वर्ड्स आने चाहिए, उसमें कोई शक नहीं, हमें पता होना चाहिए वर्ड्स का। ठीक है, लेकिन एक स्मार्ट कलेक्शन होनी चाहिए। द रिक्वायरमेंट इन आवर एग्जाम इज नॉट कि हम बहुत फिलोसफिकल या लिटरेरी टर्म्स को लेकर चले, हम जो है सिंपल अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज को लेकर चले, ये वहां पर प्रेफरेंस होनी चाहिए। ठीक है, तो वोकैबुलरी की एक अच्छी कलेक्शन। ठीक है, एंड यू एज यू ऑल नो दैट आवर न्यूज़पेपर मोस्टली हमारी उर्दू और इंग्लिश दोनों न्यूज़पेपर होती हैं, लेकिन चूंकि इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, तो हमारी क्या होगी प्रेफरेंस कि हम उसको सीखें। ठीक है, उस लैंग्वेज को यूज करना सीखें। ठीक हो गया, तो हमारी एक, अगर हमारे पास एक स्मार्ट कलेक्शन ऑफ वोकैबुलरी होगी, हमारे माइंड में उन वर्ड्स का रिफ्लेक्शन होगा, तो हम अच्छे तरीके से उनको यूज में ला सकते हैं। तो न्यूज़पेपर आर्टिकल रीडिंग बेसिकली एक बहुत बड़ा सोर्स है वोकैबुलरी बिल्डिंग का। उसके बाद हमारे पास जो इसका सेकंड ऑब्जेक्टिव है वो है नॉलेज फैक्ट बुक। ठीक है, नॉलेज फैक्ट बुक। अब ये जो फैक्ट बुक है हमारे पास, ये क्या है, मोस्टली स्टूडेंट को मैं ये रिकमेंड करती हूँ कि आप लोग अपने पास नोट रखा करें, एक अपनी बुक बना लें फैक्ट बुक के नाम से। ठीक है, और आपके लिए भी इस सेशन में मेरी यही एडवाइस होगी कि फैक्ट बुक के नाम से आपने एक बुक बनानी है, जिसमें आपने करना क्या है, आपने जो है वो उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके सामने आएंगे, जो आपको लगेगा कि ये पॉइंट है, इसमें एक अच्छा फैक्ट या फिगर हमने दिया हुआ है, और इस फैक्ट और फिगर को मैं किसी और टॉपिक में भी डाल सकती हूँ या डाल सकता हूँ। तो आपने क्या करना है कि आपने उस पॉइंट को अपने पास नोट कर लेना है। ठीक है, उस फैक्ट बुक को में के अंदर वो जो एक नॉलेज बिल्डिंग का एक आपको पॉइंट मिलेगा, उसको आपने अपने पास नोट कर लेना है। ठीक हो गया। थर्ड हमारे पास क्या होगा, ऑब्वियसली हमारा जो मेन पर्पस होगा वो ये होगा कि हमने एनालिसिस बिल्डिंग सीखी है। ठीक है, एनालिसिस बिल्डिंग।
जी अच्छा बेटे, आप लोग जो बच्चे मीटिंग में हो, काइंडली मुझे एक दफा इन्फॉर्म कीजिएगा कि मेरी आवाज आप सबको क्लियर आ रही है और आप बोर्ड को क्लियर देख सकते हो। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम है, कोई एम्बिग्यूटी है, तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा ताकि मैं अभी उसको मुझे चैट में बताइएगा, ठीक है। जितने बच्चे इस टाइम मुझे सुन रहे हैं, प्लीज आप में से कोई एक स्टूडेंट मुझे इन्फॉर्म कर दे कि इज माई वॉइस ऑडिबल और आपको सही नजर आ रहा है बोर्ड वगैरह। ओके ओके फाइन, ठीक है, गुड, वेरी गुड, शाबाश। ओके, हम वापस आ जाते हैं अपनी बात की तरफ। तो बेटा आज से ऑनवर्ड हम जो आर्टिकल ब्रीडिंग का काम करेंगे, उसमें बेसिकली हम ये तीन चीजें लेकर सकते हैं। हम अपनी वोकेबलरी को बिल्ड करेंगे, हम अपनी नॉलेज के फैक्ट बुक को जो है वो बनाएंगे। आप लोगों ने क्या करना है कि आपने एक जो है वो बुक के मतलब कॉपी या रजिस्टर रख लेना है वोकेबलरी के लिए। एक आपने रजिस्टर या उसी रजिस्टर का आधा जो हिस्सा है वो रख लेना है फैक्ट बुक का नाम लिखकर ऊपर और नीचे बुक, ठीक है ना। और फिर उसके साथ साथ जो आप डेली बेसिस पे इन दो चीजों पर काम करोगे ना, उसके बाद क्वेश्चन उस रजिस्टर का बनाना है जिसमें आपने कह देना है एनालिसिस ऑफ टॉपिक्स। उसमें आपने डेली बेसिस पे जो भी टॉपिक से रिलेटेड आपने आर्टिकल पढ़ा ना, उसका छोटा सा एनालिसिस एक पैराग्राफ की फॉर्म में लिख देना है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैं आपको ये बताती चलूं, चलो ये तीन चीजें तो हम करेंगे और इंशाल्लाह ये हम रेगुलरली करेंगे और यकीन करें इसका आपको इतना जो है वो फायदा होगा कि जो वोकैबुलरी है उससे आपकी लैंग्वेज बिल्डिंग होगी, जो फैक्ट बुक है उससे आपकी कंपेटिटिव एग्जाम्स की इतनी अच्छी तैयारी होगी कि एट द एंड ऑफ द सेशन जब हम ये न्यूज़पेपर्स वगैरह पढ़ चुके हैं, हमारी एक कमांड आ जाएगी ना इसके ऊपर, तो आपके सामने कोई भी टॉपिक आता है ना करंट अफेयर का, फर्स्ट करो फॉरेन पॉलिसी, तो आपको 10 पॉइंट उसके ऐसे ही याद होंगे। क्यों? क्योंकि आपने ये आर्टिकल्स पढ़े होंगे जो कि रिच सोर्स है नॉलेज का। ठीक हो गया। तीसरी हमारी रिक्वायरमेंट होगी एनालिसिस, जो कि हमारे सीएसएस में बेसिकली जो ऐसी राइटिंग हम करते हैं इंग्लिश में, ठीक है, आप कह लो कि ये उसकी बहन है, सिस्टर है, सिस्टर है तो, ठीक है। तो आपको जब एनालिसिस करना आ जाएगा, आपके लिए कमांड वहां पर चीजों पर हो जाएगी। ठीक है, आपको पता होगा कि किस चीज को किस तरह मैंने समराइज करके अपनी परसेप्शन उसके बारे में दी है। ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं, हम देखते हैं हमारे पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूज़पेपर्स हैं, द नेशन है, गार्डियन, अक्सर हम ई पेपर पढ़ लेते होते हैं, ठीक है। तो ये सारे पास हमारे पास डॉन है, ठीक है। लेकिन जो डॉन है हमारे पास न्यूज़पेपर ना, उसको थोड़ी सी अथॉरिटी समझा जाता है। वो क्यों समझा जाता है? बिकॉज उसमें वोकैबुलरी अच्छी है, उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बहुत कम होती हैं। ठीक हो गया। तो हम इस अपने सेशन में जिन जिन आर्टिकल्स को लेकर चलेंगे, बेसिकली वो हमारे डॉन के आर्टिकल्स हुआ करते हैं, ठीक है। हम विद पैसेज ऑफ टाइम बाकी न्यूज़पेपर्स को भी टच करेंगे, लेकिन हम अपना स्टार्ट जो है वो इस न्यूज़पेपर से करेंगे। अब इस न्यूज़पेपर में हमने पढ़ना क्या है? हमने अपने सेंट्रल पेज पे सबसे पहले चले जाना है। अगर आप अपने न्यूज़पेपर को देखो तो उसका ये सेंट्रल पेज है, ठीक है ना। ये आपने देखा, ये बाकी वाले पेज भी आ गए सारे, ठीक है कि अगर आप इसको ध्यान से देखें सारे बच्चे, तो उसके बाद ये हमारा एक सेंट्रल पेज होता है जो कि मोस्टली हमारा पेज नंबर 6 और पेज नंबर 7 होता है, ठीक है। ये 6 पेज है और ये 7 है। अगर आप इसको बहुत ध्यान से देखो ना बेटा, तो इसके तीन कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। तीन कंपोनेंट्स में क्या क्या है? ये है हमारे 1 2 3 4, ये चार जो है ना हमारी होती है ओपिनियन, ठीक है। ओपिनियन किनकी? हमारे एक्सपर्ट्स की। और कुछ लोग होते हैं जिनको एक्सपर्ट होते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हो गए, कोई नॉवलिस्ट हो गए, कोई राइटर्स वगैरह हो गए, ठीक है। जब वो अपने नॉलेज की और अपनी फील्ड की उस डोमेन पे आ जाते हैं ना, जहां पर वो किसी चीज के बारे में ओपिनियन रखते हैं और उनकी ओपिनियन को अहमियत दी जाती है, तो वो बेसिकली यहाँ पर ओपिनियन में अपने जो है ना वो कॉलम्स लिखना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। कॉलमनिस्ट जिनको बोलते हैं। ये चार हमारे कॉलम होते हैं। इस साइड पे, इस पेज पे हमारे पास ये 1 2 3, इनको हम बोलते हैं एडिटोरियल्स, ठीक है। ये बेसिकली एडिटोरियल्स जो है ना, ये न्यूज़पेपर के नुमाइंदे ही लिखते हैं, वहां के जो एडिटर्स वगैरह होते हैं ना वही लिखते हैं। और ये टीम जो होते हैं, ये बेसिकली कोई भी जो हमारी न्यूज चल रही होती है ना, जो बड़ी मशहूर न्यूज है इस टाइम की, आज या कल के दिन की, उसके ऊपर थोड़ा सा नॉलेज और उन्होंने ऐड करके तो उस न्यूज को थोड़ा सा एक्सपेंड किया होता है, ठीक है। और यहाँ पर ये नीचे हमारे आ जाते हैं लेटर टू एडिटर्स, ठीक है। ये 6 7 हमारे जितने भी होते हैं ना, ये हमारे बेसिकली जो पब्लिक होती है वो एडिटर के नाम पे लेटर लिखती है, ठीक है, जिनको हम जो है फॉर्मल लेटर्स के नाम से जानते हैं। ये लेटर को लिखते हैं अगर उनको अपने कम्युनिटी में, अपने सोशल सेटअप में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, तो वो जो है वो एडिटर को लेटर लिखते हैं कि वो कंसर्न अथॉरिटी तक उनका पैगाम पहुंचाएं कि इस टाइम पे हमारा ये प्रॉब्लम है और हमें इसका सोल्यूशन चाहिए, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेजेस ऑफ आवर न्यूज़पेपर आर दीस टू।
मैंने आपसे कहा कि जब आपने अब न्यूज़पेपर रीडिंग स्टार्ट करनी है तो बेटा यू डू नॉट नीड टू रीड दिस पेज दैट पेज, 10 10 12 12 पेजेस नहीं पढ़ने आपने। मैं आपसे कहूंगी कि न्यूज़पेपर रीडिंग स्टार्ट करो। जिन बच्चों ने अभी नहीं की, जो ऑलरेडी कर रहे हैं वेल एंड गुड, जिन्होंने नहीं की बेटा आप स्टार्ट करो, और स्टार्ट में सबसे पहले ये कॉलम्स पढ़ना शुरू करो। और कॉलम्स में भी आपने ये नहीं करना कि आप जो है वो तीनों, ये अगर 4 कॉलम्स डेली बेसिस पे आ रहे हैं तो चारों को पढ़ना है, इनमें से सिर्फ एक पढ़ना शुरू करो। ठीक है, ये चंद दिन की प्रैक्टिस होगी, विद इन अ वीक आप कह लो या 10 डेज, आप सिर्फ एक एक आर्टिकल पढ़ो। ठीक है, वो एक एक जब आप आर्टिकल पढ़ लोगे तो उसके बाद आपका इतना टेम्पो बन जाएगा कि आप उसी टाइम में फिर दो दो या तीन तीन भी पढ़ सकोगे। सबसे पहले इस पेज पे घुमाना, उसके बाद अपनी जो बाकी न्यूज़पेपर है उसको अपनी चॉइस के मुताबिक आप जिस भी तरह चाहो आप पढ़ सकते हो। ठीक है ना, ये हमने बात कर ली। उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो वोकैबुलरी है अब उसको किस तरह से करना है। ठीक है, अभी हम आर्टिकल रीडिंग की तरफ भी जा रहे हैं, हम आज के अखबार पे एक आर्टिकल अभी पढ़ेंगे। ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा मैं सिखाऊं कि आप किस तरह से कर सकते हो। ये चीज आप याद रखिएगा कि आज तो हम बाकायदा तौर पे यहाँ पे स्क्रीन शेयर करके पढ़ेंगे, कल से ऑनवर्ड बेटा आपको इन द फॉर्म ऑफ अ वीडियो रिकॉर्डिंग वो हमारे यू कैन से के पेज पे मिल जाया करेगी। ठीक है, जिसपे डेली बेसिस पे जो आर्टिकल है या आपके ग्रुप में लिंक शेयर हो जाएगा, जो डेली बेसिस का कोई भी एक आर्टिकल है उसको पकड़ के उसमें से चीजें हाईलाइट की गई होंगी आपके लिए, वोकैबुलरी फैक्ट बुक और एनालिसिस आपके सामने होगा। ठीक है, ताकि आप वहां पर उसको किसी भी टाइम वॉच करके वहां से चीजें सीख के और उसके मुताबिक अपनी न्यूज़पेपर रीडिंग को कंटिन्यू कर सको। ठीक है, अगली बात यहाँ पे ये कि जो वोकैबुलरी है अब हमने उसको बनाना किस तरह, हम आज आर्टिकल में देखते हैं कि एक वर्ड है उसका मीनिंग है। ठीक है, अब हमने उसको याद किस तरह से रखना है। वोकैबुलरी को याद रखने का जो तरीका है वो ये है कि आप या तो उसके जो है वो सेंटेंस बनाओ। कोई दो तीन लोग अगर इकट्ठे बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ रहे तो एक दूसरे के साथ उस वर्ड को सेंटेंस में यूज करो, उसी टाइम में बोलो एक दूसरे के साथ। आप जितना बोलोगे ना उतना आपका जो है उसकी जो दिमाग में ना रिफ्लेक्शन बैठ जाएगा उस वर्ड का। फिर आप किसी भी टाइम वो वर्ड आपके सामने आएगा ना तो आपके माइंड में रिफ्लेक्शन आ जाएगा कि हाँ इसका तो ये मतलब था। ठीक है, वो जो रिफ्लेक्शन वाला काम है ना वो होगा आपके सेंटेंसेस। ठीक है, दूसरी बात आ गई कि नॉलेज बुक हमने किस तरह बनानी है। आपने जब फैक्ट बुक के ऊपर हेडिंग दे दी है ना तो आपने जनरली टॉपिक्स के नाम लिख लेने हैं। क्लाइमेट चेंज एक पेज छोड़ दो, अगले पेज पे नाम दो ग्लोबलाइजेशन, अगले पेज पे नाम दो फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, ये बेसिक हमारे को 15 20 टॉपिक्स होते हैं। अब इन टॉपिक से रिलेटेड जब जब कोई भी फैक्ट आपके सामने आएगा आपने वो पेज निकालना है, वहां पे उसको छोटा छोटा करके नोट करते जाना है। कलेक्शन ऑफ नॉलेज होता है। ठीक है, और फिर एक जो एनालिसिस है उसको आपने किस तरह से करना है, उसका एक स्ट्रक्चर होता है जिसको आपने फॉलो करना है। ठीक है, उसके कुछ स्टेप्स होते हैं। आज जब हम आर्टिकल पढ़ेंगे तो उसके बाद आपका होमवर्क होगा कि आप उसका एक अच्छा सा एनालिसिस भी बनाओ। ठीक है ना, आपने क्या करना है, जो भी एनालिसिस जिस भी किसी चीज का हमने करना होता है ना उसके स्टेप होते हैं। नंबर 1, हमने उस चीज को इंट्रोड्यूस करवाना है। ठीक है, उसके बाद अगर उस चीज का कोई पीछे टाइप्स वगैरह है तो हमने वो बता दें। ठीक है, फिर हमने उस चीज का जो है वो बैकग्राउंड दे देना है। ठीक है, बैकग्राउंड के बाद हमने उस चीज के एस्पेक्ट्स बता देने हैं जो हमारे पास अभी है। ठीक है, एस्पेक्ट्स में हमारे पास नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरह के होते हैं, या प्रेजेंट या फ्यूचर एस्पेक्ट जिनको हम बोलते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास उस चीज की हमने रिकमेंडेशन लिखी, और हमने ये कोई बड़े बड़े पैराग्राफ्स नहीं लिखने, एक एक लाइन की ये सारी बात है। ठीक है, क्योंकि ये जो हमारा एनालिसिस है वो 1 पैरा होना चाहिए, एक पैरा से ज्यादा कभी भी नहीं होता। ठीक है, दैट मस्ट बी 1 पैरा। तो हमने एक एक सेंटेंस में ये सारी चीजें बता देंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट स्ट्रक्चर जो कि आपने अपने एनालिसिस में फॉलो करना है, जिसके बगैर आपका एनालिसिस जो होता है वो अनएक्सेप्टेबल होता है। एनालिसिस का मतलब ये नहीं है कि जो भी जहन में आया बस वो लिखते गए। एनालिसिस का मतलब ये है कि आप एक स्ट्रक्चर के मुताबिक अपनी जो थॉट है, अपनी जो परसेप्शन है उसको प्रेजेंट करो। ठीक है, ये वो स्ट्रक्चर होगा जिसके मुताबिक आपने इसको लिखना है 1 पैराग्राफ की फॉर्म में। तो ये हमारा हर टॉपिक का एनालिसिस होता जाएगा और हमारे कंपेटिटिव एग्जाम्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको करने का वे हमें आता जाएगा। ठीक है, ये मैंने ओवरऑल आपको सारा इंट्रोडक्शन दे दिया, मैंने आपको चीजों के बारे में बता दिया कि इस तरह से हमने काम करना है। अब अगली चीज है एज एन एग्जाम्पल या एज अ प्रैक्टिस, हम जो है आज की अखबार देखते हैं। आज के अखबार में हम देखते हैं कि कौन सा एक टॉपिक है। बाय द वे बिफोर क्लास आई जस्ट हैव अ बर्ड आई व्यू ऑफ द न्यूज़पेपर, और मैंने डिसाइड किया कि चले आज हम ये डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो लेट मी शेयर दैट विद ऑल ऑफ यू। मैं आपके साथ जो है वो स्क्रीन शेयर स्टार्ट करने लगी हूँ बेटा।
ठीक है। और इसमें ये है कि आप लोगों की स्क्रीन पे मोबाइल्स के ऊपर जो है वो चीजें आ जाएंगी, ठीक है। इस टाइम पे आप देख रहे होंगे ये आर्टिकल मैंने निकाला है, खोला है। ये हमारे आज के डॉन आर्टिकल, डॉन न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल है, ठीक है। एक कॉलम है जिसको हम बोलते हैं। अब बेटा इसमें अब हमने बात क्या करनी है, जी जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके जी, आई होप द स्क्रीन इज क्लियर टू यू ऑल। और ठीक है, ये मैंने इसको थोड़ा सा कर लिया ताकि ये हमारे पास, जी ये हमारे पास जो है ना टेक्स्ट व्यू मैंने कर लिया इसका, ठीक है। पहले न्यूज़पेपर व्यू था, अब टेक्स्ट व्यू आ गया, ठीक है, ताकि आप लोगों के सामने ये चीज हो। अब बेटा आप लोग जब इसको पढ़ोगे आपकी स्क्रीन पे ये चीजें हैं, ठीक है। आप लोग अपने पास आज के दिन के लिए जो हमारी एक क्लास है, फर्स्ट ओरिएंटेशन आप कह लो, या जो भी इंट्रोडक्टरी क्लास है, आज के लिए आप अपने सामने एक पेज रख लो, ताकि इस आर्टिकल में से आप जो भी गेन करो, जो चीजें मैं आपको बताऊं उनको आप साथ साथ नोट करते जाओ। और कल से ऑनवर्ड आप लोगों ने जब बकायदा तौर पे वीडियो वॉच करके चीजों को देख के समझना है, तो फिर आपने वही अपना रजिस्टर जो है ना एक रेडी रखना है, ठीक है। सो आई होप द थिंग्स आर क्लियर टू यू ऑल। हम इसको स्टार्ट करते हैं बेटा। हर एक जो राइटर होता है ना हमारा, उसका एक जेनर होता है, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश की लैंग्वेज में यॉनरे बोलते हैं। जो जेनर होता है ना किसी भी ऑथर का, किसी भी राइटर का, वो ये होता है कि उसकी एक्सपर्टीज किस डोमेन में है। कुछ राइटर्स ऐसे हैं जो हिस्ट्री के कॉलम्स लिखते हैं, बुक्स लिखते हैं। कुछ राइटर्स ऐसे होते हैं जो कि करंट हैपनिंग्स जो हैं उन पे जोर देते हैं। कुछ राइटर्स हमारे ऐसे होते हैं जो कि जासूसी, स्पाइंग और इस तरह की चीजें लिखते हैं। कुछ राइटर्स थोड़ा इस्लामिक टच दे देते हैं, ठीक है ना। हर एक राइटर की ना अपनी एक फील्ड होती है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, और हमें पता होना चाहिए कि किस राइटर को किस तरह लेकर चलना है। राफिया जिक्रिया एक बहुत अच्छी राइटर है, शी इज एन अमेरिकन पाकिस्तानी जर्नलिस्ट। और इनकी जो बेसिकली चीजें होती है ना, वो करंट अफेयर्स प्लस हमारे पास जो है ये आप कह लोगे एनवायरमेंट से रिलेटेड इनके ज्यादातर आर्टिकल्स होते हैं, कि कोई भी हमारी ऐसी चीज जो कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस को किसी भी तरह से इम्पैक्ट कर रही है उसके बारे में ये लिखती हैं, ठीक हो गया। आज के इस न्यूज़पेपर में इन्होंने लिखा हुआ है आ प्रिकेरियस थॉट। अब साथ साथ आप लोगों ने ना वर्ड्स के मीनिंग्स भी लिखते जाना है और चीजों को समझते भी जाना है, ठीक है। हमने जो है इसको लेकर कैरी किस तरह करना है, हमने एक लाइन को पढ़ना है, उसके बीच में जो भी कोई मुश्किल वर्ड है उसको फौरन हमने मीनिंग को देखना है, ठीक है। उसके बीच में कोई भी ऐसा हमारे पास अगर आ जाता है, अच्छा बेटे जब मैं ये बात कर रही हूँ तो आप में से जिसका जो भी क्वेश्चन है ना उसको फॉर टाइम बिंग आप प्लीज नोट करते जाना अपने साथ। हम इंशाल्लाह अभी डिस्कशन करते हैं तो आपकी इस सेशन से रेलिवेंट या आर्टिकल रीडिंग से रेलिवेंट जो भी एम्बिग्विटीज होंगी मैं उन्हें क्लियर भी करूंगी, ठीक है। तो बस हम थोड़ा सा इसको देख लें ताकि हमें प्रैक्टिस करनी आए। हमने एक लाइन को पढ़ना है, उसमें से हमने अपने जो मीनिंग्स होंगे उसको देखना है। उसमें कोई हमें फैक्ट नजर आ रहा है तो वो देखना है, या कोई हमने लाइन पढ़ी है तो हमारे जहन में कोई और नॉलेज आ गया कि हाँ इसके बारे में मैंने फलानी जगह पर भी पढ़ा था, हमने वो फौरन दोनों दोनों चीजें जो है वो नोट कर लेनी है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद जब हमारा 2-3 पैराग्राफ हो जाएंगे तो हम उसकी एक समरी बना लेंगे। 2-3 पैराग्राफ हो गए तो हमने समरी बना ली। जब पूरा आर्टिकल हो गया तो पूरी समरी जो है ना ओवरऑल हमने बना ली, ठीक है। इससे हमें जो एक आर्टिकल के अंदर जो उसका क्रक्स है, जो उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो पूरे हो जाएंगे। हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हमारे पास थोड़ा सा मैं आपको ना इसके बारे में नॉलेज दे दूं, बिकॉज और आई ऑलरेडी हैव नाउ, लेकिन ये जरूरी नहीं आपको अगर किसी आर्टिकल का बिल्कुल भी नहीं पता तो आपने जीरो से ही स्टार्ट करना है। एज आई हैव अ लिटिल बिट ऑफ नॉलेज तो आई एम शेयरिंग दैट विद यू, ठीक है। प्रिकेरियस थॉ, थॉ का मतलब होता है मेल्टिंग ऑफ स्नो, मेल्टिंग ऑफ आइस एज अ रिजल्ट ऑफ वार्मिंग अप ऑफ एनवायरमेंट, ठीक है। जब हमारी एनवायरमेंट का टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, हमारे पास आइस और स्नो की मेल्टिंग स्टार्ट हो जाती है, तो उसको हम थॉ का नाम देते हैं। प्रीकेरियस, प्रीकेरियस से मुराद है कोई चीज डेंजरसली, जो ऐसी चीज जो डेंजरसली कोलैप्स करने वाली हो, खत्म होने वाली, ठीक है ना।
तो हमने प्रिकेरियस थॉ का क्या मतलब है कि हमारे पास जो हमारे इर्द गिर्द हमारी स्नो, हमारी जो आइस है जो मेल्ट हो रही है, ठीक है, वो डेंजरस हद तक हो रही है। हमें टॉपिक के दो वर्ड्स के हमने मीनिंग जब समझे तो हमें यहाँ से आइडिया हो गया कि व्हाट दिस आर्टिकल विल टॉक अबाउट। मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको और इसकी समरी दे दूं, वो ये है कि दिस आर्टिकल इज बेसिकली रिलेटेड टू आवर एनवायरनमेंट। इस आर्टिकल में जो बात हुई है वो ये हुई है कि हमारे जो एनवायरनमेंट है उसकी वार्मिंग अप से, ठीक है ना, जो गर्म हो रहा है हमारा एनवायरनमेंट, हमारा इकोसिस्टम गर्म हो रहा है, उसकी वजह से हमारे यहाँ जो ग्लेशियर्स है, दैट इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ आवर एनवायरनमेंट, दैट इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ आवर इकोसिस्टम, वो मेल्ट होना शुरू हो रहे हैं। हमारी जितनी वाटर बॉडीज हैं वो मेल्ट होना शुरू हो गई हैं, ठीक है। उस मेल्टिंग की वजह से क्या होगा, हमारे नुकसानात होंगे, ठीक है, वो हम आगे पढ़ते हैं ये क्या है, और उन नुकसानात को हम अब काउंटर किस तरह कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली उन्होंने ये बताया है। यहाँ पे बेटे मैं आपको थोड़ा सा और आइडिया दे दूं कि हमारे पास जितने भी हमारे यहाँ पर यू कैन से कि इकोसिस्टम होता है ना, उसमें हमारे पास कुछ चीजों का कुछ रोल होता है, ठीक है ना। यहाँ पर मैं 1 मिनट के लिए स्क्रीन शेयर को स्टॉप करके ना आपको बोर्ड पे कुछ चीजें बताना चाहूंगी, ठीक है। आपने बड़े ध्यान से सुननी है। हमारे पास ना जो भी इकोसिस्टम है ना हमारा, उसको मेंटेन करना इज अ बिग डील, ठीक है। अब इकोसिस्टम को हम मेंटेन किस तरह करते हैं, हमारी जो एनवायरनमेंट है, जो ह्यूमन बींग्स का या जो अर्थ का इकोसिस्टम है, ठीक है, उसके अंदर हर एक जो हमारा नेचुरल कोई भी एक फिजिकल बॉडी है ना, उसका बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। हमारी अगर यहाँ पर ह्यूमन बींग्स का सर्वाइवल है ना, तो वो सर्वाइवल किस वजह से है, वो सर्वाइवल है यहाँ पर हमारे साथ जितने एनिमल्स हैं उनकी वजह से भी है, हमारे पास जितने प्लांट्स हैं उनकी वजह से भी है, ठीक है, हमारे पास जितने ग्लेशियर्स हैं उनकी वजह से भी है, क्योंकि ग्लेशियर्स जो है वो हमारी एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा हॉट होने से या कुछ ऐसी हवाएं जो विंड्स वगैरह उनमें एक इंटरप्शन पैदा करके तो हमारे ह्यूमन सर्वाइवल को इंश्योर करवाते हैं, ठीक है। हमारे पास जो रिवर्स हैं, जो वाटर बॉडीज हैं, वो बहुत जरूरी है हमारे लिए, ठीक है। वाटर बॉडीज जो है वो हमारी एनवायरनमेंट के अंदर जो एक ड्राइनेस है उसको खत्म करके ह्यूमिडिटी का फैक्टर लाती है, जो कि सबसे पहले ह्यूमन सर्वाइवल के लिए जरूरी है, ठीक है। इसी तरह हमने कह दिया कि जितने भी फिजिकल हमारे पास सारी चीजें हैं, दे प्ले अ ग्रेट रोल इन आवर इकोसिस्टम, और इसका सबसे बड़ा फायदा किसको है, ह्यूमन बींग्स को है। हम हैं सबसे सेंसिटिव यहाँ पे, ठीक है ना, लेकिन हम ही लोग वो हैं जो कि इकोसिस्टम को टोटली तबाह कर रहे हैं बिकॉज ऑफ आवर एक्टिविटीज, ठीक है। हमारी एक्टिविटीज क्या है, वी हैव नो चेक ऑन आवर दिस, के हम अपने जो है आजकल इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गई, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन का आप लोगों को पता होगा, मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूं। हमारे पास वॉरफेयर्स रहे हैं थ्रू आउट हिस्ट्री, ठीक है ना। वॉरफेयर क्या है कि दो मुल्कों के आपस में जो मुकाबला है, पहले एक वक्त ऐसा था जब हमारे पास फर्स्ट जनरेशन वॉरफेयर था, ठीक है, जब नेशन जो है वो आपस में फिजिकल लड़ाई लड़ती थी, ठीक है, हाथापाई, आप कह लो हथियार होते थे, तलवारें होती थी। फिर हमारे पास चलते चलते ग्रीक और एथेंस का भी टाइम था, फिर हमारे पास चलते चलते सेकंड जनरेशन वॉरफेयर आया, जब वो हथियार थोड़े से डेवलप हो गए, ठीक है, बंदूक थी उससे पत्थर जो है वो मारे जाते थे, थोड़े से तलवारों में और डेवलपमेंट आई, कुछ बंदूक बड़ी सी जो है वो बनना शुरू हुई, ठीक है ना। तो हमने कह दिया वो सेकंड जनरेशन वॉरफेयर है। फिर थर्ड जनरेशन वॉरफेयर आया तो वो था इंडस्ट्रियलाइजेशन का, 16th-17th सेंचुरी में जब कंट्रीज ने अपनी इंडस्ट्रीज कायम की तो उनके दरमियान जो वॉरफेयर आया, टाइप ऑफ वॉर कि जिसकी इंडस्ट्री बड़ी है वो आ गया, ठीक है, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर आ गया। फिर हमारे पास आया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर, ठीक है, ये हमारे पास 19वीं-20वीं सदी की बातें हैं, जब हमारे पास जो है हर तरफ साइंटिफिक इनोवेशन आई, साइंटिफिक रेवोल्यूशन आई, कंट्रीज ने एक दूसरे को मात देना शुरू की बेस्ड ऑन दी साइंटिफिक रेवोल्यूशन। और अभी हमारे पास 21वीं सदी में हमारे पास जिस चीज का वॉरफेयर है वो है हमारे पास इकोनॉमिक वॉरफेयर। आज वो कंट्री सबसे आगे है जिसकी इकोनॉमी सबसे स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो ये विद पैसेज ऑफ टाइम इंटरनेशनल वर्ल्ड जो है ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। हमारे पास 100 साल बाद जो है एक वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होता है, ठीक है, जिसको हम सेंचुरी के नाम से जानते हैं। आप में से बहुत सारे बच्चों ने क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन बुक पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी तो आप अपनी बुक लाकर इंशाल्लाह इस बुक को भी पढ़ेंगे। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन में उन्होंने बताया हुआ है कि आफ्टर 100 ईयर देयर इज अ चेंज इन द पॉलिसीज ऑफ द कंट्रीज, ठीक है, एक यू टर्न आता है, ठीक है, सिविलाइजेशन में एक टोटली उनकी जो पॉलिसीज हैं वो रीव्यू होती है, ठीक है, ये आफ्टर एवरी सेंचुरी दिस हैपेंस। तो यही जो रोल है हमारे पास रहा है कि वॉरफेयर की जो नेचर है वो विद पैसेज ऑफ टाइम डिफरेंट होती गई है। इसी तरह बेटा जो हमारी एनवायरनमेंट है,
वो भी आफ्टर 100 years, 200 years, और इवन आफ्टर 1000 years उसमें एक चेंज आता रहा। और वो चेंज क्यों आता रहा है? वो आता रहा है नेचुरल फैक्टर्स की वजह से। ठीक है, हम देखते हैं कि देयर वाज अ टाइम जब हमारे पास आइस एज थी। ठीक है, आइस एज में हमारे पास डिफरेंट किस्म के एनिमल्स होते थे। एक उनमें से एनिमल जो यहाँ मेंशन है वो है वूली मैमथ्स। मैमथ बोलते हैं ना, वो जो हाथी जैसा होता है, उसके ऊपर वूल सी होती है, ठीक है ना, वो बड़े बड़े एनिमल्स थे। ठीक है, वो जो थे एक बहुत बड़े एक यू कैन से एक चीज थी जिसने एनवायरनमेंट को सरवाइव किया हुआ था, बिकॉज वो बहुत बहुत बड़े प्रीडेटर्स थे। अब यहाँ पर जो है आपने इस चीज को समझना है कि हमारी एनवायरनमेंट में प्रेज और प्रीडेटर्स दोनों का रोल होता है। ठीक है, एक वो जो शिकार करने वाला है और एक वो जो शिकारी है। ठीक हो गया? जैसे हमारे पास वोल्स होते हैं, ठीक है, और वो छोटे छोटे जो बीवर्स वगैरह एनिमल्स होते हैं उनको खा जाते हैं। उनको खाना उनके लिए बहुत ज्यादा हमारे लिए फायदेमंद साबित होता है। क्यों? क्योंकि वो जो बीवर्स है ना, वो हमारी जो ये फॉरेस्ट के बीच में ना बड़े बड़े ड्रेन्स कर देते होते हैं, जिनकी वजह से हमारे जो फॉरेस्ट है वो खत्म हो जाते हैं और सारा जो है वो वेट लैंड बन जाता है। ठीक है, आर यू अंडरस्टैंडिंग माई टर्म्स? जो मैं थोड़ी बहुत यूज कर रही हूँ, मैं क्लियर उन्हें थोड़ा सा कर रही हूँ। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रही हूँ कि हमारा जो इकोसिस्टम है ना, उसमें हर एक चीज की अहमियत है। और ये इकोसिस्टम 100 साल बाद, 200 साल बाद, कई सौ साल बाद चेंज जरूर होता है, और वो नेचुरली चेंज होता है फॉर आवर सर्वाइवल। ठीक है, लेकिन इस टाइम पे हमारा जो इन्वायरमेंट इफेक्ट हो रहा है वो हमारी अपनी एक्टिविटीज की वजह से है, जो कि नहीं होना चाहिए। ये बेसिकली इस आर्टिकल में बताया गया हुआ है। अब हम इसको थोड़ा सा जो है वो पढ़ना शुरू करते हैं और हम देखते हैं कि इसमें और क्या बात हुई है। The last few years have been the warmest ever recorded in the Arctic Circle. ठीक है, अब आप आर्कटिक सर्कल की अगर आप बात करते हो तो आर्कटिक पोल्स है ना हमारे, ठीक है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ऊपर में हमारे पास, वहां पर हमारे पास आर्कटिक पोल है। ठीक है, एक पे। अब वो जो आर्कटिक सर्कल है वहां कहा गया कि वार्म रहे हैं, हालांकि वो तो बर्फ है, टोटली स्नो है, लेकिन उसको भी कहा गया कि ये रिकॉर्ड किया गया है कि अपने पहले टेम्परेचर से ज्यादा लास्ट जो फ्यू इयर्स है वहां पर टेम्परेचर ज्यादा रहा है। दिस मीन्स दैट अ लार्ज पोर्शन ऑफ आइस कैप इज मेल्टिंग। यहाँ पर अब वो बात आ गई कि ये इस वजह से भी हो सकता है कि हमारी वहां पर जो बर्फ वगैरह है वो अब मेल्ट होना शुरू हो गई। ठीक है, उसका मतलब इसका मतलब ये है कि वहां क्यों क्यों मेल्ट होना शुरू होगी, क्योंकि वहां पर जो है वो थोड़ी सी गर्मी आ गई। ठीक है, एनवायरमेंट गर्म होना शुरू हो गया। एंड विद इट परमाफ्रोस्ट। यहाँ पर परमाफ्रोस्ट को आपने जो है अंडरलाइन करना है और आगे उसका मीनिंग लिखा हुआ है, ये फैक्ट है आपके पास, इसको आपने नोट कर लेना है। परमाफ्रोस्ट हमारे पास क्या होती है? अ लेयर ऑफ सॉइल दैट हैज रिमेन्ड फ्रोजन फॉर एटलीस्ट 2 years एंड ऑफन फॉर सेंचुरीज इवन मिलेनिया। परमाफ्रोस्ट हम उसे कहते हैं जिसको कम से कम 2 साल और ज्यादा से ज्यादा थाउजेंड ईयर्स हो जाते हैं एक जगह पर जमे हुए। अब ये जो परमाफ्रोस्ट होती है, यहाँ पर आप फैक्ट बुक में अपने पास ये नोट कर लो कि ये परमाफ्रोस्ट होती है ना, ये रिच होती है, इसमें डिफरेंट जो है हमारे पास कह लो कि नेचुरल मिनरल्स होते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या चीज होगी? इसके अंदर वो चीज होगी जो कई सौ साल पहले एक्सटिंक्ट हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। ठीक है, वो इसने अपने अंदर जो है वो छुपाई होती है। जब ये परमाफ्रोस्ट जो है मेल्ट करेगा तो वो चीज हमारे पास बाहर आ जाएगी। अब वो जो चीज बाहर आई है वो ऑटोमेटिकली इम्पैक्ट करेगी हमारी एनवायरनमेंट को, हमारी अर्थ को, या हमारे पास जो एयर है, हमारा एनवायरनमेंट है इर्द गिर्द का, उसको। ठीक है ना? तो इसका मतलब है कि परमाफ्रोस्ट कहीं किसी हद तक जो है वो इम्पोर्टेंट है, बेनिफिशियल है, क्योंकि इसने अपने अंदर कई चीजों को रोका होता है जो कि जब ना रुकी हो तो हमें किसी भी तरह से नुकसान भी पहुंचा सकती हैं और या किसी और तरह से इम्पैक्ट भी कर सकती हैं। पाकिस्तान इज नो वेयर नियर आर्कटिक सर्कल। हमें पता है पाकिस्तान इज फॉर अवे। ठीक है, पाकिस्तान तो कहीं जाके साउथ एशिया में आता है। बट द हाई नंबर ऑफ ग्लेशियर्स इन द नॉर्थ ऑफ कंट्री हैव आल्सो बीन मेल्टिंग एट एन अलार्मिंग रेट। ठीक है, उसे कहते हैं कि लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो ग्लेशियर्स हैं वो भी मेल्ट हो रहे हैं। हियर टू परमाफ्रोस्ट विच कंटेन्स ऑर्गेनिक मैटर दैट इज थाउजेंड्स ऑफ ईयर ओल्ड इज थाइन। ठीक है, उसे कहते हैं कि परमाफ्रोस्ट के अंदर ऑर्गेनिक मैटर है, कुछ मिनरल्स हैं, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम फ्रीज कर दें ना ओवर द टाइम, जैसे कोई एनिमल्स हैं उनके रिमेन्स हो गए, उनकी बोन्स वगैरह हो गई। ठीक है, जब हम उनको जो है वो फ्रीज कर देते हैं ना विद पैसेज ऑफ टाइम, तो वो हमारे पास एक रिच सोर्स होते हैं ऑर्गेनिक मैटर का। ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट चीज होती है फॉर मेंटेनिंग आवर एनवायरनमेंट।
ठीक है, तो उसने कह दिया कि इसके अंदर बहुत ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है, वो भी अब मेल्ट होना शुरू हो गया। Scientists have likened the phenomena to the melting of an ancient freezer, which reveals that contents that have not been seen for thousands of years since the Ice Age. Scientists ने ये जो है ये देखा है, ये जज किया है कि इस ऐसे लगता है जैसे मेल्टिंग हो रही है किसी एंशियंट फ्रीजर की। एंशियंट फ्रीजर हमारे पास क्या होता है, फ्रीजर वो होता है ना जो अपने अंदर किसी चीज को फ्रीज कर दे। तो ओवरऑल दे आर टॉकिंग अबाउट दिस ग्लेशियर्स, दिस permafrost एंड ऑल दैट, ठीक है। रिवील्स का क्या मतलब होता है, किसी को दिखाना, टू शो, ठीक है। कंटेंट्स, ऐसे ऐसी चीजें उन्होंने देखी हैं जो कि आइस एज के जमाने की हैं, और वो क्यों अभी सामने आ रही हैं, क्योंकि अब हमारे ग्लेशियर्स, एंशियंट फ्रीजर्स, हमारी जो परमाफ्रोस्ट है वो मेल्ट होना शुरू हुई है। In Siberia, the thawing permafrost is unearthing bones of an animal known as woolly mammoths। यहाँ पे अब वो woolly mammoth का काम हो गया। यहाँ पे अब आपके सामने woolly mammoth आया, आपको नहीं पता कि ये क्या है, आपने फौरन गूगल खोल लेना है। बेटा आपने जब जब इन आर्टिकल्स की रीडिंग करनी है ना, तो याद रखें आप हमेशा अपने सामने रख के बैठे इंटरनेट को, नेट सर्फिंग किया करें ज्यादा से ज्यादा। आप यकीन करें वी आर इन दिस स्टेज, और जहां पर हमारे पास इतनी बड़ी ब्लेसिंग है, ठीक है। वो कहते हैं ना कि इट इज नॉट द थिंग्स बट द यूज ऑफ दोज थिंग्स दैट मेक देम गुड और बैड, ठीक है। तो आप अच्छा इस्तेमाल करो, आपके पास जो एक इस टाइम पे अपॉर्चुनिटी है इंटरनेट को इस्तेमाल करने की, ठीक है, बिकॉज देर आर दोज एरियाज जहां पर इस चीज की एक्सेस नहीं है, एंड लुक एट द लाइव्स ऑफ दोज पीपल। तो आपने अपने सामने इसको खोल लेना है। वूली मैमथ का नहीं पता, अभी फौरन देखो कि ये क्या है। जब आप इसको सर्च करोगे तो आपके सामने एक एनिमल आएगा जो कि एलिफेंट की शेप का होगा, लेकिन उसके जिस्म पर जो है वो वूल होगी बड़ी बड़ी, ठीक है ना, और उसके आगे से दो ट्रंक होंगे। ये वो एनिमल है जो कि कहीं पर कोई एंशियंट एक जो है वो नस्ल में से है एलिफेंट्स की, ठीक है। अब ये खत्म हो गया हुआ है, लेकिन अब क्या कहा गया कि साइबेरिया में ये देखा गया कि इनकी कुछ बोन्स मिली हैं, ठीक है। द लास्ट वुली मैमथ पेरिश्ड मोर देन 4000 ईयर अगो, but the bones of this species are now being found in several parts of northern Siberia where large portion of permafrost are thawing। वजह क्या है, बिकॉज वहां पर जो बर्फ थी जिसने अपने अंदर उस उनको छुपाया हुआ था, अब वो मेल्ट होना शुरू हुई है। तो यहाँ से हमें ये कंफर्म हो गया कि हमारा जो अर्थ का एनवायरनमेंट है वो इंक्रीज हो रहा है। फॉर ऑल द ट्रेयर्स दैट इट कंटेन्स, ट्रेयर्स तो होते हैं इनके अंदर बिकॉज दे आर रिच सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक मटीरियल एज वेल एज मिनरल्स। परमाफ्रॉस्ट poses a threat to humankind and earth's climate। हाँ, इसका जो है वो नुकसान भी होता है। क्यों होता है? As it defrosts, its organic matter is consumed by soil microbes। यहाँ पर माइक्रोब्स को आप अंडरलाइन करेंगे और इसको आप देखेंगे कि माइक्रोब्स का मतलब क्या होता है। माइक्रोब बेसिकली हमारे पास होते हैं जो सॉइल के अंदर छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, जिनमें बैक्टीरिया, फंजाई, एल्जी, प्रोटोजोआ, नेमाटोड्स, ठीक है। हम अपनी बायोलॉजी में, हम अपने साइंस में ना ये पढ़ते हैं, ठीक हो गया। तो हमने कह दिया कि ये वाले जो है ना ये होते हैं उसके अंदर। तो ये वाली जो चीजें हैं ये उस परमाफ्रोस्ट के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको कंज्यूम कर लेती हैं, ठीक है। That begin to break it down. In this process, they produce large amount of carbon। और जब वो माइक्रोब्स उन ऑर्गेनिक मैटर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं ना, तो एज अ रिजल्ट ऑफ इट वो कार्बन को जो है वो निकालते हैं, जो कि कार्बन हमारी एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाता है। यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताती चलूं कि इस टाइम पे दुनिया में ये जितने भी कॉप हो रही है ना हमारे पास, क्लाइमेट जो है वो कन्वेंशन या कमेटीज ऑफ पार्टीज, कन्वेंशन ऑफ पार्टीज, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के नाम से ये चीज जानी जाती है, ठीक है ना। ये कॉप्स जितनी भी हो रही हैं, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज, कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, इनके अंडर ये जितनी भी हो रही है ना, इनका बेसिक जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, वो ये है कि दे वांट टू रिड्यूस द कार्बन एमिशन। बिकॉज इस टाइम पे ह्यूमन बींग्स को जो सबसे बड़ा एक चैलेंज है वो है कार्बन एमिशन, और कार्बन के आगे से जो सब्सिडीज हैं या कार्बन के आगे से जो फर्दर इनकी ऑक्साइड्स हैं, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड इज द मोस्ट डेंजरस फॉर्म ऑफ कार्बन एमिशन, ठीक है। और ये हमारी एनवायरनमेंट को आप कह लो कि खा रही है, हमारे पास जो ओजोन लेयर है उसको खत्म कर रही है, हमारे ह्यूमन बींग्स के लिए ड्यूरिंग कंजम्पशन ये डिजीजेस लेके आ रही है, ब्रीदिंग डिजीज, स्किन डिजीजेस, और ये हमारी किसी भी किस्म की नस्ल, चाहे वो एनिमल्स की हो, प्लांट्स की हो, उनके लिए इट इज अ डेथ ट्रैप फॉर ऑल ऑफ अस, ठीक है। लेकिन इस टाइम पे ये हमारी एनवायरनमेंट में रिलीज हो रही है।
इन सम पार्ट्स ऑफ साइबेरिया। अच्छा, अब ये जो पॉइंट्स मैं आपको एक्स्ट्रा बता रही हूँ ना, ये मेरे जहन में कहाँ से आए, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर मेरे सामने ये लाइन आई और मेरे जहन में ये पॉइंट्स आए। ये पॉइंट्स इसलिए आए बिकॉज मैंने इससे रेलेवेंट कोई आर्टिकल पहले भी पढ़ा हुआ था, और यकीन करें ऐसा ही है। ठीक है। आप कह लो कि इस तरह से ना, ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन बैक इन 2018 आई क्लियर्ड माय सीएसएस, माय मेरिट वाज 275। ठीक है। उस प्रिपरेशन में बेटा ये मैं आपको प्रैक्टिकली चीज बता रही हूँ कि मैंने आर्टिकल्स को पढ़ा, 70% मैंने इनको पढ़ा। ठीक है। और इनमें से हुआ क्या कि एक पॉइंट ऐसा आया कि जब मैं एक आर्टिकल पढ़ती थी तो मुझे 10 पॉइंट्स उससे रेलिवेंट आते थे। वो क्यों आते थे? क्योंकि मैंने उनके आर्टिकल पढ़े हुए थे पहले। ठीक है। और मैंने अपनी नॉलेज बिल्डिंग की हुई थी, मैंने उनको फैक्ट्स को, फिगर्स को साइड पे लिखा हुआ था। इसलिए अब आपने इस तरह से करना है। इन सम पार्ट्स ऑफ साइबेरिया दिस कार्बन रिलीज इज इन द फॉर्म ऑफ मीथेन। मीथेन जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन। ये मीथेन इज नॉट ओनली बैड फॉर एनवायरमेंट, इट बिल्ड्स अप, its buildup can also cause explosions, which is what has happened in part of Siberia, where enormous craters have been created as a result. क्रेटर्स क्या होते हैं? जमीन के अंदर जो है वो बड़े बड़े शगाफ पड़ जाता है। ठीक है ना। तो उन्होंने कह दिया कि ये एक्सप्लोजन्स का भी कॉज होती है। ये सिर्फ ह्यूमन बींग्स या इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट नहीं करती, बल्कि ये हमारी जमीन को भी तबाह कर देती है। ठीक है जी। Already new lakes created by thawing permafrost are producing tons of methane and carbon dioxide. मैंने ऊपर जो आपको सारी चीज की समझाई विद वोकैबुलरी, विद ट्रांसलेशन, और उसकी थोड़ी सी हमने समरी देख ली ना, अब आपको चीजें ऑलरेडी समझ आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है। परमाफ्रोस्ट को उसने कह दिया कि इसके पिघलने की वजह से ऑलरेडी हमारे पास जो है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है, नई नदियां हमारे पास क्रिएट हो रही हैं। According to some estimates, lakes created by glacial melt or thawing permafrost constitute some 30% of these water bodies worldwide. ये एक बहुत बड़ा फैक्ट आ गया, इसको आप अंडरलाइन करके अपनी फैक्ट बुक में लिख लो। Lakes created by glacial melt or thawing permafrost constitute some 30% of these water bodies worldwide. ठीक हो गया कि मतलब ये इतनी ज्यादा मेल्टिंग हो रही है कि 30% जो वाटर बॉडीज है ना वर्ल्ड वाइड की, वो ग्लेशियर मेल्ट की वजह से। दिस हैज इम्प्लीकेशंस, नुकसानात, ठीक है, इसके रिजल्ट, इसके कॉन्सिक्वेंसेस, नॉट ओनली फॉर द नेचुरल एनवायरनमेंट बट also built surroundings as infrastructure such as roads in villages in areas of permafrost are adversely affected. ठीक है। उसका सबसे पहला जो इफेक्ट हुआ वो डायरेक्ट हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे हुआ, फिर ह्यूमन लाइफ पे हुआ, एनवायरनमेंट पे हुआ, एंड सो ऑन। According to scientists, the rapid thaw over the past few years has been dramatic and is going to change the landscape in unimaginable ways as huge amounts of ice melt under earth layers of soil that froze thousands of years ago. ठीक है। ये हमें सारी बात की समझ आ गई जो हमने ऊपर पढ़ा। अब हम देखते हैं कि अगला हमारा क्या काम है। इन साइबेरिया a scientist named Sergei Zimov has come up with an unusual solution. अब हम कोई सोल्यूशन हमारे सामने आ गया। अब देखते हैं कि उसने क्या कहा है कि मतलब हमारा एनवायरनमेंट है, परमाफ्रोस्ट की वजह से नदी नाले बन रहे हैं, हमारी एनवायरनमेंट, हमारा जो ह्यूमन सर्वाइवल है, ये सारी चीजें जो है ना बहुत बुरी तरह इफेक्ट हो रही हैं। ठीक है। और जो है वो इसको अब हमने क्या करना है, आगे इसका क्या फ्यूचर क्या है। ठीक है। उस साइंटिस्ट ने एक सोल्यूशन इसका बताया है। ही प्रिडिक्टेड दैट अनअर्थिंग ऑफ परमाफ्रोस्ट एंड द प्रॉब्लम इट वुड पोज डिकेड्स अगो। ठीक है। अब जो हमारे पास आज हो रहा है ना, इसने कोई एक 10 साल पहले बता दिया था कि ऐसा होगा। Zimov, who lives in Siberia, says that one way to tackle the problem is to recreate the landscape as it existed prior to the ice age. हमारे पास जो आइस एज है ना बेटा, इसके बारे में आप लिख लो इसको कि ये तकरीबन आइस एज की ना 2-3 स्टेजेस थी। सबसे पहली आइस एज हमारे पास तकरीबन 2 बिलियन ईयर्स अगो एक आइस एज आई। ठीक है। आइस एज वही थी जब देयर वाज लेस अमाउंट ऑफ ट्रीज एंड ग्रीनरी, एक टुंड्रा इकोसिस्टम के नाम से जिसको हम जानते हैं ना। टुंड्रा हमारे पास वो इकोसिस्टम होता है जहां पर कोई ट्रीज वगैरह या ग्रास नहीं होती। ठीक है। वो प्लेन होता है, जिस तरह हमारे माउंटेन्स वगैरह ना, वो टुंड्रा इकोसिस्टम में आते हैं। ठीक है। तो उसने कह दिया कि वो जो आइस एज थी ना हमारे पास, वो वाली थी जब एज द नेम इंडिकेट्स वो ये वाला इकोसिस्टम था। ठीक है। तो 2 बिलियन ईयर्स अगो एक उसका फेज था, फिर एक फेज हमारे पास 3 मिलियन ईयर्स अगो आया। ठीक है। एक हमारे पास अभी भी चल रहा है क्योंकि अभी भी हमारे पास आइस बॉडीज तो है ना। ठीक है। तो उसने कह दिया कि आइस एज में, प्रायर टू आइस एज, कि वहां पर जो हमारा एक सिस्टम था ना, उसने सजेस्ट किया है कि दोबारा वो लेकर आओ।
वो लेकर आएंगे तो हम सरवाइव कर सकेंगे। अब वो लाना किस तरह से वो देखते हैं। His hypothesis is that the transformation from tundra to grassland will change the ratio of energy emissions. उसने कहा कि आइस एज से पहले यहाँ पर ग्रास होती थी, ग्रीनरी होती थी। उसने कहा कि दोबारा वो लेकर आओ, दोबारा कुछ ऐसा लेकर आओ, दोबारा वो स्पीशीज लेकर आए, दोबारा वो वाले हम हर्बीवोर्स, दोबारा वो प्रे और प्रीडेटर्स लेकर आए, तो फिर हो सकता है हमारा इकोसिस्टम बच सके। ये ज्यादा क्लियर होगा हमें आगे चल के, हम इसको पढ़ते हैं। उसने कह दिया कि टुंड्रा से ग्रासलैंड, ग्रासलैंड की तरफ चलो, ट्रीज की तरफ, ठीक है। और उसमें और क्या चेंजेस लानी है वो हम देखते हैं, विच इज व्हाट इज नीडेड टू टैकल थाइम परमाफ्रोस्ट। ठीक है, एक पॉइंट उसने दे दिया, अब इसको इंप्लीमेंट किस तरह करना है। टू डू दिस एन एरिया नेम्ड प्लेस्टोसीन पार्क। अच्छा, प्लेस्टोसीन, होलोसीन, बल्कि इसके साथ आप मेंशन कर लो, ठीक है। प्लेस्टोसीन, होलोसीन ना, ये भी हमारे पास एजेस थी, ठीक है ना, तो बिफोर टाइम इनको हम बोलते थे। ये ना एनवायरनमेंट से रेलिवेंट हर स्टेज को नाम दिया गया हुआ है। प्लेस्टोसीन होती थी, होलोसीन होती थी, आइस एज आई, आइस एज की 3 स्टेजेस आई, ठीक है। तो हर एक स्टेज को ना अलग अलग टाइम नाम दिया गया, जब अलग अलग इकोसिस्टम था। एक डायनासोर वाला टाइम था, एक ये मैमथ्स वाला टाइम था, ठीक है। तो ये उनके मुताबिक है। अब उसने कह दिया कि प्लेस्टोसीन पार्क एक बनाया गया है। It has been created to study the climatic effects on the ecosystem when the landscape is changed to a northern subarctic steppe grassland ecosystem. Northern subarctic steppe grassland, basically जो हमारे पास स्टेपे ग्रासलैंड होता है ना, ये आप कह लो कि ये नाम है, एरिया वाइज नाम दिए जाते हैं, ठीक है। ये तकरीबन जो हमारे पास ये सेंट्रल एशिया और ईस्टर्न यूरोप है ना, एशिया और यूरोप को मिलाने वाला जो एरिया है, उसको बेसिकली ये स्टेपे ग्रासलैंड का नाम दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर उसने कह दिया सब आर्कटिक, ठीक है, तो ये थोड़ा सा आर्कटिक की तरफ जाता है। तो ये उसने कह दिया कि इस एरिया में ना एक प्लेस्टोसीन पार्क बनाया गया है, ठीक है। वो क्या है? One of the things that is being done to enable this to repopulate the area with large herbivores like deer and also predators that would have been part of ecosystem. उसने कह दिया कि अब हमारे पास जो एक प्लेस्टोसीन पार्क बनाया गया है ना, उसके अंदर उनको एक एक्सपेरिमेंट करना है। उस एक्सपेरिमेंट के अंदर ना दोबारा वो वाले जानवर लेकर आने हैं जो कभी आइस एज से पहले हमारे पास, जब यहाँ पर एक ग्रास लैंड इकोसिस्टम था, तब हुआ करते थे, ठीक है। उनमें एक था डियर, ठीक है। अब डियर के साथ प्रीडेटर्स उसने कह दिया कि जरूर लाओ। वो क्यों लाने जरूरी होते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि ये जो प्रीडेटर प्रे का ताल्लुक होता है ना, ये इकोसिस्टम को बचाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारी इन्वायरमेंट है, वहां पर ग्रास है, ग्रास को जो है वो ग्रास ऊपर खाता है, ग्रास ऊपर को जो है वो रैट्स वगैरह खा जाते हैं, रैट्स को जो है वो आप कह लो कि स्नेक्स खा जाते हैं, स्नेक्स को जो है वो ईगल खा जाता है। और जब ईगल मरता है तो उसके जितने भी रिमेन्स होते हैं वो सॉइल में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और वहां से जो जितने भी माइक्रोब्स हैं वो उनके काम आ जाते हैं। तो ये साइकिल चलता रहा, ठीक है, जमीन से जमीन की तरफ साइकिल आ गया। तो ये सारे जो प्रीडेटर प्रे का ताल्लुक है ना, ये बेसिकली हमारे इकोसिस्टम को मेंटेन करता है, ठीक है। तो उसने कह दिया कि वो वाला इन्वायरमेंट लाना है जहां पर हमें डियर की जरूरत है, और क्या करना है हमें वो देखते हैं, ठीक है। अभी तक उसने ना एक हल्की सी रिकमेंडेशन दी, उसने कहा कि ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करो कि हम अपना जो इकोसिस्टम है ना उसको दोबारा वहां पर ले जाएं, और उसको वहां पर ले जाने के लिए हमें उस तरह के एनिमल्स बनाने पड़ेंगे, हमें उस तरह का एनवायरमेंट बनाना पड़ेगा जो कि हम कर सकते हैं। अगली बात देखते हैं। At this point, an interesting and ethically complex question has begun to present itself. Please note कि यहाँ पर एक वर्ड दिया हुआ है एथिकली। एथिकली में ना अब जो अगली बात होने जा रही है ना, उसमें एक बहुत बड़ी जो चीज आएगी वो ये आएगी कि मोरल ग्राउंड्स पे क्या ये सब ठीक है, ठीक है। और ये मोरालिटीज की क्यों बात बीच में है, ये हमें अभी क्लियर होगी, हम पढ़ते हैं। वन ऑफ द लार्जेस्ट herbivores that adapted to the cold climate was woolly mammoth. मैंने अभी आपको बताया, which had thick fur that enabled its survival. The last woolly mammoth died some 4,000 years ago because of a mix of climatic factors and overhunting by human beings. ठीक हो गया। इट इज टाइम टू ब्रिंग बैक एनिमल्स लाइक वुली मैमथ। ये क्वेश्चन आ गया, हमें वो वाले जानवर दोबारा वापस लाने की जरूरत है, क्योंकि वो वाले जानवर वो खत्म क्यों हुए, क्योंकि क्लाइमेटिक फैक्टर्स ऐसे आ गए, इन्वायरमेंट गर्म होना शुरू हो गया, वो ठंडे इन्वायरमेंट वाले थे, ठीक है। ह्यूमन बींग्स ने उनकी हंटिंग शुरू कर दी, उन्होंने कह दी कि हमें वो वापस लाने हैं। जब वो वापस आएंगे तो अभी मैंने आपको प्रीडेटर प्रे का ताल्लुक समझाया कि कुछ इस तरह की चेंजेस आएंगी कि हमारा इकोसिस्टम दोबारा मेंटेनेबल हो जाएगा, ठीक है।
अब यहां पर उसने कह दिया कि वुली मैमथ को वापस लाना है। Advances in cloning science have already been successful. Remember Dolly the sheep who was cloned from DNA? यहाँ पर आप में से मोस्टली लोगों को वो पता होगा, हमने अपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में एक डॉली शीप के बारे में पढ़ा था। ठीक है, कि उसको जो है ना वो क्लोनिंग की गई थी। ठीक है, क्लोनिंग क्या होती है कि एक जो जीन है वो एक तरफ से लिया, एक जीन एक तरफ से लिया, दो जीन्स को मिक्स करके एक नई क्रिएशन बना दी। ठीक है, अब जो डॉली शीप वाला मामला था ना, वो थोड़ा मशहूर इसलिए भी हुआ था कि मोस्टली मुस्लिम्स एंड द एक्सट्रीमिस्ट हैव सम काइंड ऑफ रिजर्वेशंस। वो कहते थे कि मोरालिटी के तौर पे ये सही नहीं है, हम अपनी तरफ से एक कोई नई चीज बना रहे हैं। और अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो थोड़ा कंट्रोवर्शियल है भी। ठीक है, वी ऑल नो दैट कि एथिकली इसमें एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है। ठीक है, कि क्या हम अपनी मर्जी से कोई नई क्रिएशन बना सकते हैं? आर वी चैलेंजिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ दैट अल्टीमेट अथॉरिटी? ठीक है, बहरहाल उस चीज को अगर हम साइड पे भी कर दें तो उसने कह दिया कि जिस तरह वो क्लोनिंग करके बनाया गया था उसी तरह ही जो वुली मैमथ है वो एक्सटिंक्ट हो चुका है, लेकिन अभी हम क्लोनिंग करके कोई उस जैसा जानवर बना सकते हैं। वो बनेगा कैसे, देखते हैं। जीनोम साइंस मींस दैट द जेनेटिक सीक्वेंस ऑफ वुली मैमथ हैज ऑलरेडी बीन मैप्ड। हमने देख लिया कि वुली मैमल्स की बोन्स वगैरह साइबेरिया में मिली हैं। ठीक है, owing to the large amount of fossils that are being uncovered from all melting. Okay, one theory suggests that a cloned embryo of a woolly mammoth, उन्होंने वहां से कह दिया कि वहां से जो है वो एम्ब्रियो वुली मैमथ का इम्प्लांट किया जाए एशियन एलिफेंट के अंदर, क्योंकि एलिफेंट जो है वो मोस्ट क्लोजली रिलेटेड है मैमथ से। हु वुड कैरी इट टू अ टर्म? ठीक है, वो उसके अंदर जो है उसको इम्प्लांट किया जाए और जो एक एलिफेंट है वो उसको बर्थ दे। ठीक है ना? Scientists admit that the animal that would be produced would not exactly be a woolly mammoth, but a very close relative, something between an elephant and a woolly mammoth. They believe that a large herbivore could help change the ratio of carbon emission and absorption that would otherwise be likely to cause a climate catastrophe. अब हमें बात क्लियर हो गई कि अब हम एक ऐसा हर्बीवोर क्लोन करें जो कि क्या करेगा, कार्बन एमिशन की जो रेशियो है उसको भी चेंज करेगा। बिकॉज दे इतने बड़े बड़े जानवर जो हैं उनका एक तो प्रीडेटर प्रे ताल्लुक हमारे पास और हो जाएगा। ठीक है, फिर उनकी वजह से बिकॉज कार्बन एमिशन को वो एब्जॉर्ब करेंगे, जिसकी वजह से हमारी एनवायरनमेंट में उस तरह से यू कैन से कि कार्बन की अमाउंट नहीं रहेगी, हमारे लिए भी फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से जो लास्ट लाइन है इसको अंडरलाइन करके लिख लो कि जो लार्ज हर्बीवोर है ना वो हमें हेल्प कर सकते हैं टू चेंज द रेशियो ऑफ कार्बन एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन, जो कि अदरवाइज एक बहुत बड़ा क्लाइमेट कैटास्ट्रॉफी को ला सकते हैं। ठीक हो गया? फिर उसके बाद अगली बात वो करता है द आइडिया ऑफ रिसरेक्टिंग एनिमल्स। रिसरेक्शन क्या होता है? आप उसको कह लो कि किसी चीज को दोबारा लेकर आना। ठीक है ना? एंड प्लांट्स दैट हैव गॉन एक्सटिंक्ट इज कॉल्ड डी एक्सटिंक्शन। एक और बड़ा अच्छा हमें नॉलेज बेस्ड फैक्ट मिल गया, इसको आप नोट कर लो कि डी एक्सटिंक्शन हमारे पास क्या होती है। उसने कि कोई ऐसी चीज जो एक्सटिंक्ट हो चुकी हो और उसको दोबारा रिसरेक्ट करके लेकर आना, हम उसको डी एक्सटिंक्शन कहते हैं। It directly raises the question of when and to what extent human beings should be interfering in recreating animals and plants that existed thousands of years ago. Scientific knowledge, despite its increasing prescience and accuracy, is still based on limited information. Will it ever be possible to foresee all the consequences of bringing back something that no longer exists, whose DNA we can extract from the organic matter that is being uncovered at a rapid ratio? Beyond the unassessed dangers are questions of whether it is at all ethical to create animals that will not have large communities or an existence beyond experiments. पहले उसने सिचुएशन बताई, फिर मसाइल बताए, फिर मसाइल के हल बताए, और अब वो उसकी फ्यूचर इम्प्लीकेशन बता रहा है कि क्या हम ये सब कर सकते हैं, क्या प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है, मोरली ये ठीक है, क्या हमारा नॉलेज और साइंटिफिक प्रोग्रेस हमें इसकी इजाजत देती है कि हम इतना बड़ा स्टेप ले सकें जिसमें सब कुछ एट रिस्क होगा और पता भी नहीं कि सर्वाइवल होगा या नहीं, क्योंकि जो एनिमल हमने बनाने हैं उनकी कम्युनिटीज नहीं होंगी। ठीक है, वो एक एक एनिमल होगा और एक से कितने को नस्ल जो है वो बढ़ सकती है। ठीक है, यहां पर उसने जो है ना फ्यूचर इंप्लीकेशंस बता दिए, कुछ क्वेश्चंस रेज कर दिए हैं। आप लोगों ने याद रखना है, आप जो भी आर्टिकल पढ़ोगे ना उसमें आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे। क्यों? क्योंकि डॉन आर्टिकल्स का पर्पस है कि वो आपके अंदर क्वेश्चंस को उभारे।
ठीक है, आपके लिए कोई एक डोमेन छोड़ दे कि भाई अब इस पे सोचो, आपके ख्याल में क्या होगा। ये वाली वो चीज है जहां पर अब आपने वर्क करना है। अगर हम आज का आर्टिकल पढ़ते हैं तो मेरा भी क्वेश्चन आप सबसे एंड पे ये होगा कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस। जो क्वेश्चन उसने पूछे उसके बारे में आपके क्या आंसर्स होंगे, फिर आप बेटा वो सर्च करोगे। ये है हमारी नॉलेज बिल्डिंग बेसिकली। Countries including Pakistan, where there is permafrost that is thawing as global warming continues, should be engaged in scientific conversation. Obviously, यहाँ पर global warming है, carbon emission हमारी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान is one of those countries जो badly affected है. While various task force around the issue of climate change have been created by government to discuss at international summits like COP, अब यहाँ पर जो कॉप है उसके बारे में चीजें आप लिख लो, क्योंकि कॉप पढ़ा तो मेरे जहन में आया, मैंने 2-3 दिन पहले एक और क्लाइमेट के बारे में ना एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें कॉप्स की डिस्कशन हुई थी। अभी हमारे पास जो रिसेंट हुई है वो COP 28 हुई है, ठीक है, जो कि 2023 में हुई है। और इसमें जो चीज डिस्कस हुई थी वो ये हुई थी कि जो कार्बन ये मीथेन है, मीथेन एमिशन, इसको हमने जीरो कर देना है 2030 तक। ठीक है ना, ये आप नोट करते जाओ। और क्यों जीरो करना है, बिकॉज मीथेन हमारी इन्वायरमेंट को सबसे ज्यादा इम्पैक्ट कर रही है। फिर इसमें ये कहा गया था कि हमारी इन्वायरमेंट का एक पर्पस है कि 10 साल में सिर्फ 1.5 डिग्री मैक्सिमम इंक्रीज आना चाहिए टेम्परेचर में। लेकिन अभी हमारा जो इंक्रीज आ रहा है वो 2 to 3 to 4 डिग्रीज जो है वो इंक्रीज हो रहा है 2-3 साल बाद, जो कि एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है हमारे सर्वाइवल के लिए। और ये क्यों हो रहा है, कार्बन एमिशन की वजह से। कार्बन एमिशन कहाँ से आ रही है, उन कंट्रीज की तरफ से जो कि साइंटिफिक रेवोल्यूशन तो कर रही हैं, अपनी प्रोग्रेस में तो आगे चल रही हैं, लेकिन उसका आउटकम क्या है, उनसे जो एमिशन हो रही हैं वो इस फॉर्म में इन्वायरमेंट में ऐड हो रही हैं। हमारे साथ चाइना का होना हमारे लिए नुकसानदेह है, बिकॉज हमारे यहाँ जो हर साल इतनी स्मॉग होती है ना, पाकिस्तान का अपना उसमें कोई रोल नहीं है, ठीक है, एक बड़ा ही आप कह लो कि नेक्स्ट टू नथिंग रोल है। लेकिन हम सफर क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हमारे साथ चाइना है, वहां से जो भी आप कह लो कि स्मोक है वो हमारी फॉग में मिक्स हो गए तो स्मॉग की फॉर्म में हमारे सामने होती है, एक डायरेक्ट इम्पैक्ट जो भी पड़ रहा है। ठीक है, और इसके अलावा लॉन्ग टर्म पे इसके बहुत ज्यादा और भी ट्रिमेंडस इफेक्ट्स हैं। अभी जो फ्यूचर में कॉप्स होनी है उसमें एक COP 29 होनी है बेटा, उसके बारे में आप नोट कर लो। ये नवंबर 2024 इस साल के नवंबर में होनी है, ये बाकू में होनी है, ठीक है, अजरबैजान। और 20 COP 30 होगी तकरीबन नेक्स्ट ईयर में, और वो ब्राजील में होगी नवंबर में, ठीक है। ये ऐसे ही 2 पॉइंट्स मेरे जहन में आए, क्योंकि मैंने ये जब कॉप वाला आर्टिकल पढ़ा तो उसमें बताया गया हुआ था कि फ्यूचर में जो भी कॉप कॉन्फ्रेंस होती है ना उसमें अगले 2 साल के बारे में बता देते कि अगली दफा यहाँ पे होगी, अगली दफा यहाँ पे होगी, हमारा टारगेट ये है, हम अगली दफा ये डिस्कस करेंगे और इस टारगेट को हमने मीट करना है। ठीक हो गया, ये मैंने आपको यहाँ पर चीज बता दी। फिर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, लास्ट पैराग्राफ में क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि पाकिस्तान को ऐड करो भाई उसमें। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ग्लेशियर्स भी हैं, यहाँ पर हम जो है हमारी इन्वायरमेंट इफेक्ट भी हो रही है कार्बन एमिशंस की वजह से भी, ठीक है, और यहाँ पर परमाफ्रोस्ट भी है। देर इज एन अर्जेंट नीड टू क्रिएट अदर्स that are looking particularly at the issue of permafrost and its threat to the environment in terms of carbon emission. It is true that this phenomenon needs greater study and research in the country. पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कह रहे हैं कि यहाँ पे भी अब जरूरत है। Nevertheless, Pakistan must arm itself with knowledge around the subject and develop a strategy around it. There is increasing concern about climate change in the country, and no aspect of it must be left out. क्लियर है, यहाँ पर फ्यूचर एस्पेक्ट दे दिया और एक एंड पे उसने कंक्लूड कर दिया कि भाई इफ वी वांट टू सरवाइव तो हमने इसमें से कोई भी एस्पेक्ट ऐसा नहीं जिसको छोड़ना है, वी नीड टू वर्क ऑन दिस वन। ये सारी आपने चीज पढ़ी, हमने इसके मीनिंग्स देख लिए, हमने ट्रांसलेशन देख ली, हमने ट्रिमेंडस बीच में से जो है वो चीजें निकालनी फैक्ट बुक वाली, और हम साथ साथ जो इसकी समरी मैं आपके साथ बोलती गई आप उसको सुनते गए, वो हमारे पास एक इसकी समरी आ गई। ठीक है, अब जब हम ये आर्टिकल पढ़ा तो अब से तकरीबन 1 घंटा पहले और अब आप अगर अपने जहन पे भी बेटा ध्यान दोगे ना तो आपको लगेगा कि यू हैव गेन्ड समथिंग। वाई, बिकॉज हमने चीज को डिस्कस किया, हमने इससे सीखा, आपने चीजें नोट की और आपके पास ये बेस बन गई। अब आप कल तक अगर कोई आर्टिकल पढ़ते हो तो इसमें से बड़ी चीजें होंगी जो आपको वहां पर रेलिवेंट नजर आएंगी। इस तरह बेटा आप लोगों की नॉलेज बिल्डिंग होनी है, ठीक है, इस तरह यू विल गेट टू नो कि हाँ जी ये अब हमारी जो है ना हम चीजें गेन कर रहे हैं। ठीक हो गया, तो दिस वॉज ऑल अबाउट आवर आर्टिकल फ्रॉम टुडे।
यहाँ पर मैं स्टॉप करती हूँ, बिकॉज आई होप कि जो चीजें मैंने आपको बताई, जो आप तक पहुंचाई, उनको आपने गेन कर लिया होगा। ठीक है, मैं माइक को उतार रही हूँ। नाउ द हाउस इज ओपन फॉर डिस्कशन। ठीक है, आप लोग अपने क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो। कोई चीज अगर किसी को लगता है कि ऐड करनी हो, बिकॉज ये डिस्कशन है, यहाँ पर आपने ऐड करना है अपना नॉलेज। घबराना बिल्कुल नहीं, डिस्कशन के साथ एड अप करना है, बिकॉज वो हम सब के लिए जरूरी है। ठीक है, और बेनिफिशियल। आप लोग वो पॉइंट बता भी सकते हो, एंड इफ एवरीथिंग इज क्लियर तो आप फिर भी मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा। ठीक है जी, प्लीज। ऑल क्लियर बेटा?